नमस्कार स्टूडेंट, ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं साइंस सीरीज का क्लास नंबर 4। तो आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन में हम क्या बताएं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, किसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे? वर्क, पावर एंड एनर्जी का, यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति का हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, यानी आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखिए पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या बताएंगे ना, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर करवाने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी लाभदायक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या है कि जितना भी फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है उसको हम टाइप वाइज में कैटेगरी कर दिए। जैसे टाइप 1 में हम लोग क्या फॉर्मूला देखने वाले हैं, टाइप 2 में क्या फॉर्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ये जो है वर्क क्या होता है। यानी जो आज जो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वो हम सीखेंगे वर्क, है ना। वर्क किसको बोलते हैं? वर्क, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। ठीक है, तो वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य। अब कार्य का मतलब क्या होता है? देखिए जब तक हम लोग किसी पर फोर्स लगाते हैं, जब हम लोग किसी पर फोर्स लगाते हैं और अगर वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है यानी विस्थापित हो जाता है, फोर्स लगाते हैं यानी बल लगाते हैं। ठीक है, बल लगाने पर अगर बल लगाने पर विस्थापित होता है। ठीक है, विस्थापित होता है। ठीक है, विस्थापित होता है तब हम लोग क्या कहते हैं कि कार्य संपन्न हुआ। तब क्या कहते हैं कि कार्य संपन्न हुआ, यानी वर्क डन। तब हम लोग बोलते हैं वर्क इज डन। ठीक है, वर्क इज डन। तो यहाँ पर ये जो कार्य होता है ना, इसको हम लोग W से सूचित करते हैं। W, क्योंकि W से क्या दिखाता है? वर्क, इसलिए W से हम लोग इसको सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इस बात को समझिएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर यूं समझिए इसको कि ये जो है ये मान लेते हैं ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, ये क्या है? ग्राउंड सरफेस, यानी आपका पृथ्वी का सतह है। ठीक है, ये क्या हो गया? मान के चलिए ये पृथ्वी का सतह हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पृथ्वी का सतह हो गया, पृथ्वी सतह हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका पृथ्वी का सतह हो गया, है ना। ये हो गया पृथ्वी का सतह हो गया, पृथ्वी सतह हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? एक बॉक्स रखा हुआ है। सपोज दैट ऐसे करके एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके एक बॉक्स रखा हुआ और इस बॉक्स पर कोई फोर्स लगाता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में बल लगाता है। ठीक है, बल लगाता है। क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। मान के चलिए 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। ठीक है, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अब बल लगाने से अगर ये वस्तु जो है यहाँ पर आ जाता है, वस्तु जो है यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये जो बॉक्स है ये यहाँ पर आ जाता है और इसका यहाँ से डिस्टेंस अगर मान के चलिए कि 50 मीटर है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर देखिए, समझिए इस बात को। हम लोग वस्तु पर क्या किए? बल लगाएं। ठीक है, बल तो लगाएं और वस्तु विस्थापित भी होता है। वस्तु विस्थापित भी हुआ, ठीक है, भी हुआ, यानी हम लोग बल भी लगाएं और वस्तु विस्थापित भी हुआ, तब हम लोग क्या बोलेंगे? कार्य क्या हुआ? संपन्न हुआ। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कार्य संपन्न हुआ, कार्य संपन्न हुआ। और कहीं कहीं क्या होता है कि अगर हम लोग बल लगाते हैं और विस्थापित ही नहीं होता है। जैसे अब एक बात को समझिएगा, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक दीवार है। ठीक है, एक दीवार है, ये एक दीवार है और इस दीवार पर कोई अगर आके फोर्स लगाता है यानी बल लगाता है। ठीक है, कोई बल लगाता है, ये दीवार पर, इस दीवार पर कोई बल लगाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बल लगाता है। यहाँ F = मान लेते हैं 50 न्यूटन का बल लगाता है, लेकिन दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ, दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ।
दीवार में अगर कोई विस्थापन नहीं हुआ, विस्थापन 0 हो जाता है, दीवार में विस्थापन 0 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग बोले तो यहाँ पर कार्य नहीं हुआ। कार्य क्या हुआ? नहीं हुआ। यानी कार्य होने के लिए, ठीक है, कार्य होने का कंडीशन क्या है? कार्य होने का शर्त, होने के लिए जो शर्तें हैं वो शर्त क्या होगा? नंबर 1 बल लगना चाहिए, लगना चाहिए, ठीक है, बल लगना चाहिए, और दूसरा विस्थापित होना चाहिए, विस्थापित होना चाहिए। यानी वस्तु पर कार्य तभी होगा जब ये दो बात होगा, वस्तु पर बल लगना चाहिए और वस्तु पर विस्थापित होना, बल की दिशा में विस्थापित होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कार्य का फॉर्मूला का, तो कार्य का अगर फॉर्मूला का बात करेंगे तो कार्य इक्वल टू होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। यानी अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको बढ़िया से समझिएगा, जैसे कि ये अगर मान लेते हैं, अभी हम क्या बताएं कि ये जो है ये मान लेते हैं समतल हो गया, ठीक है। इस समतल पर एक बॉक्स रखा हुआ है, सपोज दैट ये एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पर ये बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स को कोई इस डायरेक्शन में खींच रहा है, इस डायरेक्शन में इस बॉक्स को कोई खींच रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के इस पर फोर्स लगा रहा है और खींच रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका क्षितिज के साथ एंगल देखेंगे, ठीक है, क्षितिज के साथ एंगल, तो ये मान लेते हैं क्षितिज लाइन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? क्षितिज लाइन, ये क्षितिज हो गया, ठीक है, क्षितिज हो गया। और यहाँ पर जो कोण बना रहा है, इस कोण को अगर हम यहाँ पर थीटा बोलते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया? थीटा हो गया, है ना, ये थीटा हो गया। तो यहाँ पर आप फोर्स कहाँ लग रहा है? यहाँ पर फोर्स लग रहा है। देखिए अब यहाँ इस तरह का कंडीशन में आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि बल लग रहा है इस दिशा में, लेकिन विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, तो फॉर्मूला कहता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ पर बल की दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा है, यहाँ पर इस दिशा में विस्थापन हो रहा है, और ये विस्थापन अगर मान के चलिए कि s है, विस्थापन कितना है? s है, ठीक है, विस्थापन कितना हो गया? s। तो यहाँ पर देखिए ये जो बल है, ये जो आप इस डायरेक्शन में जो बल लगा रहे हो, ये बल आपको निकालना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में ये बल कितना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना, इस दिशा में बल कितना काम कर रहा है, ये वाला बल, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप अगर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो 10 न्यूटन क्षितिज में नहीं लग रहा है, इसमें इसका कुछ जो पार्ट है, इसका कुछ पार्ट आपका इस डायरेक्शन में भी काम कर रहा है, इसका कुछ पार्ट जो है इस डायरेक्शन में, यानी ऑब्जेक्ट को, यानी वस्तु को ऊपर उठाने का भी काम कर रहा है कुछ, है ना, ऊपर उठाने का भी काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी काम कर रहा है और इस डायरेक्शन में भी काम कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में जो बल है, उस बल को हम लोग, इस डायरेक्शन में जो बल काम कर रहा है, देखिए यहाँ पर थीटा है ना, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे एफ कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में जो बल आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एफ साइन थीटा, ठीक है। तो वस्तु यहाँ इस डायरेक्शन में विस्थापित हो रहा है, इस दिशा में विस्थापित हो रहा है, तो यहाँ पर जो बल की दिशा में अगर देखें विस्थापन कितना हो रहा है, देखिए बल की दिशा में अगर हम लोग विस्थापन बोलेंगे, बल की दिशा में जो विस्थापन है एफ कॉस थीटा, बल की दिशा में विस्थापन जो है, विस्थापन वो कितना हो रहा है? वो विस्थापन आपका एस है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कार्य का फॉर्मूला लिखेंगे, कार्य इक्वल टू, तो यहाँ पर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, विस्थापन किसमें भाई? बल की दिशा में, बल की दिशा में। इसको ऐसे लिखिए या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, विस्थापन की दिशा में बल, विस्थापन की दिशा में बल गुना विस्थापन, ठीक है, गुना विस्थापन। तो विस्थापन की दिशा में जो बल है वो क्या है? एफ कॉस थीटा है,
ठीक है, और विस्थापन कितना है, एस है। तो ये हम लोग का क्या बन गया, एफ एस कॉस थीटा। यानी डब्ल्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए ये जो फॉर्मूला आया एफ एस कॉस थीटा, यहां पर डब्ल्यू इक्वल टू जो आया एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो एफ क्या है, बल है, बल जो कि एक सदिश होता है। बल क्या होता है, एक सदिश होता है, और सदिश को हम लोग ऐसे करके दर्शाते हैं। ठीक है, एस क्या है, विस्थापन, विस्थापन है। ठीक है, और विस्थापन भी क्या है, एक सदिश है। विस्थापन भी क्या है, एक सदिश है। तो इसको हम लोग इसके ऊपर ये लगा देंगे, तीर का निशान लगा देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और थीटा क्या है, देखिए थीटा का अगर बात करेंगे तो ये एफ और एस के बीच का कोण है, एफ और एस का बीच का कोण है, बीच का कोण है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसी को हम लोग बोलते हैं, ये हो गया आपका, इस कंडीशन में ये हो गया एफ डॉट और ये क्या हो गया आपका एस। ठीक है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो W क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट होता है। ये कार्य क्या हो गया, अगर हम लोग इसका देखेंगे तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए कार्य जो होता है ना, कार्य के लिए हम लोग लिख सकते हैं ये F और S का, S सदिश का डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब ये जो कार्य होता है ना, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक, इसका जो एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक भी क्या होता है आपका, जूल होता है। ठीक है, जूल, इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, जे से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग जे से सूचित करते हैं। ठीक है, इसका एक अन्य भी मात्रक होता है, जैसे कार्य का अन्य मात्रक क्या हो जाएगा, अन्य मात्रक का अगर हम लोग बात करेंगे कार्य का, तो कार्य का अन्य मात्रक क्या हो जाएगा आपका, अन्य मात्रक में आ जाएगा अर्ग। अर्ग जो होता है इसका सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक। ठीक है, और एक जूल इक्वल टू होता है, 1 जूल इक्वल टू होता है 10 to the power -7, सॉरी 10 to the power 7 अर्ग होता है ना, 10 to the power 7 अर्ग होता है, अर्ग। और अगर हम लोग एक अर्ग लिखेंगे ना, एक अर्ग, तब जाके होगा 10 to the power -7 जूल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब ये तो हो गया। अब यहां पर देखिए, अब ये जो होता है, हाँ देखिए एक चीज, ये जो होता है कार्य, जो होता है कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। यानी इसका मतलब क्या है कि हमको दिशा का आवश्यकता नहीं होता, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए हम लोग को दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, ये अदिश राशि है, इसके लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद और समझिए, जैसे एफ के लिए, डब्ल्यू के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज किए, एफ एस कॉस थीटा, ये यूज किए ना। देखिए यदि मान के चलिए कि एफ कहीं पर 0 हो जाता है, यानी बल ही नहीं लगता, यानी कहीं पर बल अगर नहीं लगता है, अर्थात अगर बल ना लगे, अगर किसी वस्तु पर बल ही नहीं लगता है, तो बल नहीं लगेगा, यानी बल नहीं लगने का मतलब क्या है, असंतुलित बल, सॉरी, तो यहां पर अगर असंतुलित बल लगे ही नहीं,
अभी हम बताएंगे कि संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। तो अगर असंतुलित बल कहीं लगता ही नहीं तो F जीरो हो जाएगा। तो अगर F जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 इंटू एस कॉस थीटा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 0, यानी आपका कोई कार्य नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा। तो अगर कोई कार्य नहीं होगा तो इसका मतलब W इक्वल टू 0 हो गया। अब और कंडीशन समझिए, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर S 0 हो जाता है, S 0 का मतलब क्या होता है, अर्थात वस्तु में विस्थापन ही नहीं होता है, वस्तु में विस्थापन नहीं होता है, वस्तु में विस्थापन नहीं होता है। तो वस्तु में विस्थापन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए वस्तु में विस्थापन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वस्तु में विस्थापन नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू 0 और ये कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो जाएगा, ये देखिए ये कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा, तो ये भी फाइनली क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं वस्तु में विस्थापन नहीं होता तो भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक और, जैसे अगर मान लेते हैं यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल अभी हम बताएंगे। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाता है, यानी यहाँ पर समझिए कि ये जो सन है, ये सन है, ठीक है, ये सन है और इस सन के चारों तरफ जो है, इस सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है। ठीक है, ये मान के चलिए अर्थ है, यानी पृथ्वी है, पृथ्वी है। ठीक है, तो इसके बीच फोर्स लग रहा है, ये फोर्स गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और पृथ्वी का घूर्णन का दिशा किधर है, इधर, इस दिशा में। तो ये इस दिशा में ये इसका वेग है और फोर्स इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो इसके बीच का जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री है। तो इस कंडीशन देखिए बल लग रहा है, विस्थापित भी हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम लोग W निकालेंगे तो ये F S और cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब समझ लीजिए कि यदि किसी वस्तु पर 90 डिग्री पर बल कार्य करता है तो वस्तु पर कोई कार्य संपन्न नहीं होगा उस बल के द्वारा। ठीक है, जो बल आरोपित करोगे उस बल के द्वारा कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गया, ये वाला एक बहुत अच्छा कंडीशन हो गया। तो कार्य होने के लिए 3 चीज होना चाहिए। तो कार्य होने के लिए, ठीक है, वस्तु पर बल लगना चाहिए, वस्तु पर बल लगना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वस्तु विस्थापित होना चाहिए, होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि वस्तु पर 90 डिग्री पर बल नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए। ये 3 कंडीशन हो, अगर 3 कंडीशन हो रहा है, 3 कंडीशन अगर होता है तो वस्तु पर क्या हो जाएगा, आपका कार्य संपन्न हो पाएगा, और नहीं तो कार्य संपन्न नहीं होगा। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर जो बल लिखे हैं हम लोग, यहाँ पर ये बल जो होता है ये असंतुलित बल होता है, असंतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग बल लगा रहे हैं, जैसे देखिए संतुलित बल का मतलब क्या, जैसे यहाँ पर एक बॉक्स है, सपोज दैट एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर 2 फोर्स लग रहा है, एक इस दिशा में F1 लग रहा है और एक इस दिशा में F2 लग रहा है, इस दिशा में, इस दिशा में F2 लग रहा है। ये भी 5 न्यूटन का बल है और ये भी 5 न्यूटन का बल है। इस पर 2 तरह का बल लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये वस्तु यहीं पर रहेगा, यानी वस्तु में कोई
गति नहीं होगा। गति का अगर बात करेंगे तो गति का बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों तरफ से सेम बल लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो F1 और F2 जो है ना, ये हो जाएगा संतुलित बल, संतुलित बल। और अगर ये एक ज्यादा होता एक कम होता, यानी वस्तु में विस्थापित होता, तो हम लोग बोलते एक बल ज्यादा है एक बल कम है, तब हम लोग बोलते हैं इसको असंतुलित बल। तो वस्तु विस्थापित हो रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? असंतुलित बल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होगा। तो हम लोग क्या क्या देख लिए? हम लोग इसका फॉर्मूला देख लिए, और ये क्या होता है ये भी देख लिए, इसका SI मात्रक क्या होता है ये भी देख लिए। अब एक और चीज समझिएगा कि अगर हम लोग इसका बात करेंगे कि इसका एक ये जो हम लोग अभी हम क्या बताएं कि यहाँ पर जो हम यहाँ पर वर्क यानी कार्य का जो SI मात्रक देखें वो जूल होता है, जूल होता है। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि 1 जूल वर्क कितना होता है, 1 जूल कार्य का अगर बात करेंगे, 1 जूल कार्य, तो 1 जूल कार्य कितना होगा? देखिए, तो W इक्वल टू हम लोग क्या देखें, Fs cos थीटा। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पर देखिए F को हम लोग 1 न्यूटन लिख देते हैं और S को हम लोग 1 मीटर लिख देते हैं, और ये भी 1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 1 जूल बोलेंगे। लेकिन ये कब हो रहा है? जब देखिए यदि बल जो है, बल हो जा रहा है F 1 न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो जा रहा है 1 मीटर, और cos थीटा हो जा रहा है आपका 1, तो cos थीटा 1 हो रहा है, इसका मतलब थीटा हो जा रहा है 0। तो अगर मान लेते हैं किसी वस्तु पर है ना 1 न्यूटन का बल, 1 न्यूटन का बल हम लोग 0 डिग्री एंगल पर लगाते हैं, यानी 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ पर बॉक्स है, ये बॉक्स है और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो बल भी अगर इस दिशा में लग रहा है, अगर बल भी इस दिशा में लग रहा है, तब जाके थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि यदि है ना, यदि 1 न्यूटन का बल आरोपित है ना, आरोपित करने पर वस्तु बल की दिशा में है ना, ध्यान दीजिएगा, बल की दिशा में बल की दिशा में है ना, बल की दिशा में, बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होता है, 1 मीटर विस्थापित होता है, तब जो आपका ये होगा कार्य होगा वो कितना हो जाएगा आपका? तब जो कार्य होगा यानी W कितना हो जाएगा आपका? 1 जूल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो हम लोग ये सारा चीज पूरा कार्य का पूरा कंसेप्ट को समझ लिए। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल के पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल इसका देखिए, बोल रहा 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करें। ठीक है, यानी यहां पर देखिए F इक्वल टू दे दिया है हम लोग को 20 न्यूटन दिया है, ठीक है, और S इक्वल टू दे दिया है 2 मीटर दे दिया है, और वर्क भी दे दिया है यानी W भी दे दिया है हम लोग को 20 जूल दे दिया। तो हम लोग को क्या निकालना है? थीटा निकालना है। ठीक है, थीटा निकालना है, तो बहुत सिंपल है थीटा निकालना। तो इसका फॉर्मूला हम लोग सेट कर देंगे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Fs cos थीटा हो जाएगा। तो सब कुछ दिया हुआ है, जैसे ये दे दिया है हम लोग को, कितना दे दिया है? ये 20 है, और F हो गया, F भी कितना है? 20 है, और S जो है 2 है, और cos थीटा को cos थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो ये 20 कटेगा, इसको यहाँ पर 1 हो गया, यानी हम लोग अगर बात करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया? cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो cos थीटा इक्वल टू अगर 1/2 हुआ तो ये कितना डिग्री का होता है? cos 60 डिग्री का वैल्यू ये होता है। ठीक है, cos 60 डिग्री का, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कंसेप्ट देखिए बहुत इजी था, है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में, देखिए ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर क्या बोल रहा है, बल की दिशा में, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर एक मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य। देखिए बल कितना है, 1 न्यूटन, और बल की दिशा में विस्थापन कितना है, 1 मीटर है। तो यहां पर देखिए तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो F देखिए यहां पर सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर ये F S cos थीटा, तो cos 0 डिग्री हो जाए, बल की दिशा में अगर चल रहा है तो cos 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 न्यूटन है और ये भी 1 मीटर है और ये इसका मतलब होता है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 न्यूटन मीटर, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 जूल बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 जूल, ठीक है। तो इसी को हम लोग 1 जूल बोलेंगे, यानी इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 kg 10 किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब क्या होता है, केजी, 10 kg वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर ये जो है, ये मान लेते हैं प्लेटफॉर्म जहां पर आदमी खड़ा है, ये आदमी खड़ा है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से ये उठाया, देखिए यहां से कुछ एक सूटकेस उठाया, देखिए क्या बोला, 10 kg, इस सूटकेस का जो वेट है वो 10 kg है। 10 kg वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, यानी उठा के ये उठाया सूटकेस को और खड़ा है, तो जब खड़ा रहेगा तो इसमें तो कोई विस्थापन ही नहीं हुआ, यानी यहाँ पर क्या है, विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है, 0 है। विस्थापन अगर 0 है, ठीक है, उठा के अगर विस्थापन 0 है, तो अभी हम लोग क्या सीखें, कार्य होने के लिए विस्थापन होना चाहिए, बल लगना चाहिए और 90 डिग्री पर बल नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ अगर तीनों में से कोई एक नहीं होता है, तीनों में से अगर कोई एक नहीं होता है तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो विस्थापन ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर W इक्वल टू क्या लिखेंगे, आपका 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, 0 इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0। तो चलिए अब इसका ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कपिल अपने, है ना, देखिए क्या बोल रहा है, कपिल अपने कंधे पर 10 kg भार लेकर खड़ा है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या हो जाएगा, वही कंसेप्ट जो अब इसके पहले वाला लगाएं, तो यहाँ पर W क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 0 हो जाएगा। सचिन 4 किलोमीटर दौड़ता है, तो दौड़ने से तो कार्य होता है, ठीक है, इसमें कार्य हो रहा है, इसमें कार्य 0 नहीं होगा, कार्य होगा, ठीक है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, यहाँ भी विस्थापित होगा। सिर्फ खड़ा रहेगा तो कार्य नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होना चाहिए। अभी ना बताएं कि अगर मान लेते हैं कोण 90 डिग्री हो जाता है, यानी W इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री हो जाता है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एफ एस इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा इस तरह साइंस का इजी न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य का यहाँ पर 50 kg है ना, 50 kg हो गया, ठीक है। अब एक बात को समझिएगा, जो बताने जा रहे हैं उस चीज को समझिएगा, बहुत इजी सवाल है, ठीक है, बहुत इजी सवाल है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है कि ये जो व्यक्ति है, यानी ये जो आदमी है, ये यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है, एक कुली 100 मीटर की
दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, यानी यहां से ये उठाता है और ये चलता है। तो यहां पर जब हम लोग देखेंगे तो अगर इसके द्वारा अगर यहां पर ये उठाता है, यहां पर ये उठा लिया, ठीक है, उठा के ये चल रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो यहां से अगर चला विस्थापन बल, देखिए यहां पर ये उठाया और ये जो बल लगा रहा है, वस्तु पर जो बल लगा रहा है, बल किस डायरेक्शन में लगा रहा है, ऊपर की दिशा में, और ये जा रहा है किस दिशा में, इस दिशा में जा रहा है। देखिए बल लगा रहा है ये ऊपर की दिशा में और ये जा रहा है इस दिशा में, तो इसके बीच का कोण कितना बना, 0 डिग्री। इसका बीच का कोण 0 डिग्री बना, तो सॉरी 90 डिग्री बना, तो 90 डिग्री अगर बना तो W कितना हो जाएगा आपका 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 90 डिग्री। देखिए बल उठाया और ऊपर की दिशा में ये बल को वस्तु को उठा के रखा है ना, और ये जा रहा है इस दिशा में, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो रहा है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 36 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। यानी किया गया कार्य जो है, अगर W का बात करेंगे तो ये कितना है आपका 56 जूल है, और बल जो है यानी बल जो लग रहा है ये 7 न्यूटन का है। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, तो W इक्वल टू होता है Fs, तो ये हो गया 56 और ये हो गया 7, तो ये कटेगा इसको 8 7 56, तो S इक्वल टू हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और ये मीटर पर सेकंड है, ये भी होगा ही नहीं, ये भी वही है, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व किए तो ये ऑप्शन सी आया। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 8 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। 8 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। ठीक है, बल कितना है, तो बल का अगर बात करेंगे तो 8 न्यूटन है, किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु 5 मीटर, बल की दिशा में कितना मीटर विस्थापित हो रहा है, 5 मीटर, 5 मीटर। तो किया गया कार्य, तो फिर W इक्वल टू हम लोग Fs cos थीटा लिखेंगे, लेकिन ये बल की दिशा में है इसलिए cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। बल की दिशा में होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए बहुत सिंपल है, बल की दिशा में होगा तो cos थीटा 0 होगा और cos थीटा 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 8 न्यूटन और ये 5 न्यूटन, यानी ये हो जाएगा 40 न्यूटन। ये कितना हो जाएगा 40 न्यूटन, सॉरी यहाँ पर ये जो दिया है ये हम यहाँ पर मिस्टेक किए हैं, यहाँ पर दिया है 10 न्यूटन दिया है। ठीक है, ये कितना दे दिया है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन अगर ये दिया है, ये अगर 10 न्यूटन दिया है, ये अगर 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, तो यहाँ भी 10 न्यूटन हो जाएगा, यहाँ भी 10 न्यूटन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 50 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी 50 जूल हो जाएगा, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा ना 50 जूल हो जाएगा, ये आपका 50 जूल होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 जूल हो जाएगा, 50 जूल। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, 12 न्यूटन है ना, यानी देखिए बल कितना दिया है, बल का अगर बात करेंगे F इक्वल टू दे दिया है 12 न्यूटन, बोल रहा है 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से, बल क्या है, बल स्थिर है यानी नियत है, नियत यानी चेंज नहीं हो रहा है, नियत है। ठीक है, तो से 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य S कितना हो गया आपका 4 मीटर, तो कार्य कितना हो जाएगा W इक्वल टू Fs cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा और यहाँ पर cos थीटा, बल की दिशा में ही कार्य हो रहा है, तो cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर F का वैल्यू 12 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 48 जूल हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो ये बोल रहा है एक वस्तु पर
25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ठीक है, कितना का बल कार्य कर रहा है? 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल की दिशा में देखिए F कितना है? 25 न्यूटन और S कितना है? 5 मीटर। बल की दिशा में ही, तो बल की दिशा में ही अगर निकालेंगे तो F इंटू एस कॉस 0 डिग्री ले लेंगे और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका 25 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा आपका? 25 न्यूटन, 25 न्यूटन और S कितना हो जाएगा? S हो जाएगा 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 125 जूल हो जाएगा। यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर सी हो जाएगा। देखिए ये तो होगा ही नहीं, न्यूटन वूटन तो होगा ही नहीं, ऑप्शन से ही तो डायरेक्ट चल रहा है कि यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य, है ना। देखिए फिर वही है, वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर एक लड़का है, ये लड़का है, अब ये बैग को उठा के रखेगा, तो बैग को उठा के रखेगा। एक लड़का जो है 4 kg का बैग, स्कूल बैग 30 सेकंड तक रखता है, पकड़ के रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो पकड़ के रखेगा तो क्या होगा? पकड़ ऊपर उठा के पकड़ के रख लिया तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया जाता है तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? देखिए अब ये बहुत सिंपल है कि एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, ये मान लेते हैं इसी दिशा में एक लग रहा है कितना? 10 न्यूटन का, और इस दिशा में लग रहा है फिर कितना? 5 न्यूटन का। ठीक है, दो लग रहा है 10 न्यूटन और 5 न्यूटन। तो जब एक ही दिशा में लगता है ना, एक ही दिशा में लगता है, तो जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल जो होगा, परिणामी बल जो होगा, परिणामी बल कितना हो जाएगा आपका? परिणामी बल का अगर बात करेंगे तो ये दोनों जुट जाएगा, यानी 10 न्यूटन और प्लस 5 न्यूटन, ये कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन। लेकिन अगर मान लेते हैं ये वस्तु रहता ऐसे, एक बल इस दिशा में लगता 10 न्यूटन और एक बल इस दिशा में लगता 5 न्यूटन, तो इस टाइम जो परिणामी बल होगा, है ना, परिणामी जो बल होगा, परिणामी बल जो होगा वो 10 - 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। लेकिन हम लोग को बोल रहा है एक ही दिशा में लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन जो है यह कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल, यहाँ पर क्या है? यत नहीं, यत नहीं होगा, नियत होगा, नियत माने कांस्टेंट, नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किया गया कार्य। तो देखिए यहाँ पर F कितना दे दिया है? F दे दिया है 500 न्यूटन और दूरी कितना दे दिया है? दूरी दे दिया है 15 किलोमीटर। तो इसको SI यूनिट में ले आएंगे तो 1500 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15,000 मीटर हो जाएगा। और बल की दिशा में ही काम हो रहा है तो यहाँ पर FS लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन गुना 1500 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75 और 5 0 लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा? जूल। यानी 15 लिख के 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये ऑप्शन सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे थे 10 न्यूटन का एक क्षितिज बल, 10 न्यूटन का एक क्षितिज बल 5 kg के एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए ये बॉक्स है, इसका वेट दे दिया है 5 kg और यहाँ पर जो बल लग रहा है ये 10 न्यूटन लग रहा है, और क्षितिज दिशा में यानी जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में वस्तु को जो है ले आ रहा है। कितना दूर तक ले आ रहा है? 2 मीटर तक ले आ रहा है। ठीक है, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो इससे आपको डरना ही नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है FS cos थीटा, और अगर बल की दिशा में काम हो रहा है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर एफ एस 1 और एफ कितना है आपका 10 न्यूटन और ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 जूल। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन की दूरी पर 10 न्यूटन के बल पर यहाँ पर बोल रहा है जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बल W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, एफ एस कॉस फिर थीटा लिखेंगे, बल के दिशा में काम हो रहा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 10 न्यूटन है और ये कितना है 10 मीटर है, तो ये हो जाएगा 100 जूल हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य। तो फिर से वही लिखेंगे W इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री लिखेंगे, 0 डिग्री है ना, कॉस 0 डिग्री लिखेंगे क्योंकि बल की दिशा में काम हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 और 10 और इसके बदले में 1, तो ये हो जाएगा 500 जूल हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए ये तो था टाइप 1 का। टाइप 1 में हम लोग क्या देखें, वर्क से रिलेटेड सारा क्वेश्चन देखें। ठीक है, अब टाइप 2 में हम लोग क्या देखेंगे, गतिज ऊर्जा। ठीक है, टाइप 2 में हम लोग क्या देखेंगे, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए गतिज ऊर्जा को हम लोग के बोलते हैं, इसके लिए होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो के जो है समानुपाती है m का, यानी m का समानुपाती है, इसका मतलब द्रव्यमान, ये क्या होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान m में m को अगर दुगुना करेंगे, दुगुना करने पर के में दुगुना वृद्धि होगा। ठीक है, दुगुना क्या होगा, वृद्धि होगा, दुगुना वृद्धि होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वही चीज, अगर यहाँ पर जो फॉर्मूला है के इक्वल टू हाफ mv², यहाँ पर v जो होता है, v क्या होता है, वेग होता है, v क्या होता है, वेग होता है। लेकिन अगर देखिए वेग को दुगुना करेंगे तो के कितना बढ़ जाएगा, के जो है ना 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ेगा। ठीक है, और अगर वेग को 3 गुना करेंगे, तो पता है के कितना बढ़ जाएगा, के जो है आपका 9 गुना वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो के जो है ना आपका, ये स्क्वायर का समानुपाती है, वेग का स्क्वायर का समानुपाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा, एक होता है कार्य ऊर्जा परिमेय, ये इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलिए एक जो है यहाँ पर एक गाड़ी है, सपोज दैट, इस पर क्या है, इस पर ये चल रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर आया तो यहाँ इसका जो वेग है यहाँ पर u है, जैसे यहाँ पर आया तो इस पर एक फोर्स लग गया, यानी एक बल लग गया, F बल लगने से इसका वेग अब u नहीं हुआ, ये इसका वेग बढ़ गया, तो इसका वेग v हो जाता है। तो इस बल द्वारा, यानी ये आरोपित बल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग, और इसका क्या है, अंतिम वेग। ये क्या है, अंतिम वेग। यानी जब हम लोग यहाँ पर u वेग से चल रहा था, उस पर हम लोग F बल आरोपित किए,
तो गाड़ी का जो वेग है वो v हो जाता है। तो ये इसका मतलब इसका वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन हुआ तो F बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है, कार्य ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होगा 1/2 mv², और ये 1 बाई माइनस v², यहाँ पर u², सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, u² होगा। ये क्या हो जाएगा, u²। इसका मतलब ये हो गया आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य जो है, कार्य इक्वल टू हो जाएगा अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये था। अच्छा, गतिज ऊर्जा इसका भी SI मात्रक क्या होगा? इसका भी SI मात्रक जूल ही होगा, क्योंकि ऊर्जा है। SI मात्रक इसका भी क्या हो जाएगा, आपका जूल होगा, जूल, जिसको हम लोग J से सूचित करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोला, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रैखिक संवेग होगा। नया रैखिक संवेग, देखिए अब एक बात को समझिएगा कि गतिज ऊर्जा जो है, इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जा रहा है, गतिज ऊर्जा, देखिए बात को समझिएगा, गतिज ऊर्जा कितना हो जा रहा है, 256 हो जा रहा है। यानी पहले अगर मान लेते हैं इसका पास जो गतिज ऊर्जा था mv² था, लेकिन mv² था गतिज ऊर्जा। बाद में जो इसका गतिज ऊर्जा हो जा रहा है, ये बाद में जो गतिज ऊर्जा है कितना हो जा रहा है, 256 गुना हो जाता है, यानी 256 गुना ke हो जाता है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चेंजिंग होगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो वेग में, इसका वेग को अगर v1 बोलते तो यहाँ पर वेग कितना हुआ होगा, तो यहाँ पर देखिए ये वेग में परिवर्तन होने से ही ना ये बढ़ा। तो वेग, अगर इसका मतलब वेग जो था, वेग पहले कितना था, 16 था, तब ना जाके उसका दुगुना करें। तो देखिए 16 गुना किए, वेग का 16 गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर वेग भी था, तो वेग का अगर 16 गुना करेंगे तब ना ये 16² पे बढ़ जाएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है v का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वेग को अगर हम लोग 16 गुने बढ़ाएंगे, ठीक है, तो तब ना 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256। तो वेग को अगर 16 गुना करेंगे तब जाके ये कितना हो जाएगा आपका, तब जाके ये होगा 256 यानी 256। और संवेग का यहाँ पूछ रहा है, संवेग कितना होगा, रैखिक संवेग। तो रेखीय संवेग जो है ना, रेखीय संवेग का अगर बात करेंगे, रेखीय संवेग का अगर बात करेंगे, रेखीय संवेग का, तो रेखीय संवेग का फॉर्मूला होता है mv। तो वेग जो है, वेग को कितना गुना बढ़ाए हैं, 16 गुना बढ़ाए हैं, तो संवेग में भी कितना गुना बढ़ जाएगा, संवेग भी आपका 16 गुना बढ़ जाएगा। यानी इसका जो मान है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 16 गुना। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 kg और 10 kg द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेज गति से जा रही होगी। ठीक है, यानी अब यहाँ पर बात को समझिएगा। बोल रहा है कि एक का द्रव्यमान जो है 5 kg है और एक का द्रव्यमान जो है आपका 10 kg है। ठीक है, लेकिन दोनों का जो है ना, दोनों का देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। ठीक है, अगर मान लेते हैं गतिज ऊर्जा को नियत कर देते हैं, गतिज ऊर्जा नियत हो जाता है, तो ये अगर बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक घटेगा। ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक घटेगा। यानी द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। ये नियत है, अगर ये आपका कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया
कि इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो इसको बढ़ना पड़ेगा, तब जाके कांस्टेंट होगा, और इसको अगर बढ़ाएंगे तो इसको घटना पड़ेगा, तब जाके कांस्टेंट होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब एक बात को समझिए कि आप ही बताइए कि अगर एक का वजन है 5 केजी और एक का वजन है 10 केजी, तो यहाँ पर एक का वजन है 5 केजी, तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 केजी लेंगे तो वेग क्या हो जाएगा, ये वाला वेग, और एक हो जाएगा 10 केजी, तो ये वाला वेग होगा। ठीक है, तो बात को समझिएगा कि हम यहाँ में क्या बताएं कि जैसे अगर यहाँ पर एक थ्योरी होता है, जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग 12 लिखते हैं, तो 12 को हम लोग लिखते हैं 6 इंटू 2, फिर 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और फिर 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 4, फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6। तो देखिए इसको अगर हम लोग ये वाला टर्म को घटा रहे हैं तो इधर वाला टर्म बढ़ रहा है, तो वही हम बता रहे हैं कि अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो ये मान के चलिए V1 है, ये V2 है, तो यहाँ पर इसका जो है इसका वेग क्या हो जाएगा, यानी V1 का जो वेग है ज्यादा होगा V2 से, क्योंकि वो हल्का है तो इसलिए उसका वेग ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 5 केजी वाले गेंद के तेज चल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मास, ये जो मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा, मास कितना है, मास का मतलब द्रव्यमान, मास का मतलब द्रव्यमान, ये कितना दिया है m केजी दिया हुआ है, चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का अगर बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा दिया है आपका ई के का मूल्य क्या होगा यदि उसका गति वेग v से बढ़ाकर 2v कर देंगे, v से बढ़ाकर 2v कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 4 गुना बढ़ जाएगा, उसका स्क्वायर बढ़ेगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 केजी के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसको बढ़िया से समझिएगा, 2 केजी है, कितना है मास, द्रव्यमान m कितना है 2 केजी, और उसको वेग कितना दिया जा रहा है, वेग जो है u दिया जा रहा है आपको, u है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर u कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना है गतिज ऊर्जा ke, तो ke का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है, लेकिन यहाँ पर 2 सेकंड के बाद, तो 2 सेकंड के बाद जो है उसका वेग निकालना पड़ेगा, तो 2 सेकंड के बाद वेग निकालेंगे तो ऊपर की ओर जब फेंकेंगे तो एक फॉर्मूला आता है गति का समीकरण कहता है, गति का समीकरण क्या कहता है, गति का समीकरण कहता है कि v इक्वल टू होता है u प्लस at, लेकिन ऊर्ध्वाधर गति के लिए है ना, ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्या होता है, ऊर्ध्वाधर गति के लिए जो है, गति के लिए a जो है g का काम करता है, a g का काम करता है, और अगर आप ऊपर जाओगे तो a हो जाएगा माइनस g हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू u माइनस जी, और ये t हो गया। तो 2 सेकेंड यहाँ पर अभी दे रहा है 20, तो ये g का वैल्यू कितना लेने बोल रहा है, g का वैल्यू 10 लेने बोल रहा है, टाइम कितना दिया 2 सेकेंड, तो यहाँ पर अगर हम लोग 10 ले लेंगे और ये 2 सेकेंड ले लेंगे तो ये भी कितना हो गया 20, और ये भी हो गया 20, यानी v कितना हो जाएगा 0। 2 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, v 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड के बाद जो है, 2 सेकेंड बाद जो है, 2 सेकेंड बाद भी कितना हो जा रहा है 0, यानी वस्तु रुक जाएगा, तो वस्तु रुक जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या है, देखिए ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, वह 1.0 किलोग्राम की अन्य वस्तु से टकराता है और वो दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं, तो टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी। ठीक है, यानी अब यहाँ पर देखिए,
पहले जो वस्तु जो जा रहा था, ठीक है, पहले जो वस्तु का मास है, द्रव्यमान कितना है, 0.5 kg है, ठीक है, और ये कितना स्पीड से चल रहा है, चिकनी सतह पर 2 मीटर, यानी स्पीड यानी v जो दिया है 2 मीटर पर सेकेंड है। तो इसके पास गतिज ऊर्जा कितना है, तो हाफ mv², इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो इसके पास जो गतिज ऊर्जा है ये हो गया हाफ, और m का वैल्यू 0.5 और इसका वैल्यू 4 हो गया। तो ये कटेगा, ये 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 जूल। कितना हो गया, 1 जूल। ke कितना हो गया, ke हो गया इसके पास 1 जूल है। यानी प्रारंभिक में उसके पास कितना था, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अगर बात करेंगे तो ke कितना था, शुरुआत में ke कितना हो गया, इसके पास 1 जूल हो गया, ठीक है, शुरुआत में 1 जूल हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, जब टकराया दोनों, यहाँ पर यूं समझ लीजिए, सॉरी, यहाँ पर ये गेंद, एक गेंद जो है इस दिशा में चल रहा था, एक गेंद यहाँ पर रखा हुआ था। जैसे ही टकराया तो अब यहाँ पर क्या है कि ये चलने लगा, टकरा के दोनों एक साथ चलने लगा। तो एक साथ जब चलेगा तो दोनों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यानी 0.5 प्लस 1.0, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो गया। यानी अब जो द्रव्यमान, नया द्रव्यमान जो हुआ, नया द्रव्यमान कितना हो गया, नया द्रव्यमान हो गया आपका 1.5 kg हो गया, ठीक है। और कितना स्पीड से चलने लगा, वो दोनों एक साथ आगे बढ़ते हुए दौरान ऊर्जा का क्षतिज। तो मान के चलिए अब ये यहाँ पर क्या है कि दोनों एक साथ बढ़ने लगा, तो यहाँ पर एक मिसिंग डेटा है, यहाँ पर स्पीड मिसिंग है, ठीक है। एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ने गया, वह दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ रहा है। तो अगर साथ में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो साथ में आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर अब देखिए साथ में आगे अगर बढ़ रहा है तो कितना स्पीड से, मान के चलिए 1 है ना। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है कि स्पीड जो है, अब स्पीड इसका घट जाएगा, अब स्पीड इसका घट जाएगा, तो इसका स्पीड को अगर हम लोग 1 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, स्पीड को 1 मीटर पर सेकेंड, तो नया जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, अब जो गतिज ऊर्जा होगा ये कितना हो जाएगा, हाफ mv², तो यहाँ पर हो गया 1/2 1.5, और ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 0.75, ये कितना हो जाएगा 0.75 जूल हो जाएगा, ठीक है, 0.75 जूल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि डेटा मिसिंग है, स्पीड नहीं दिया हुआ है। तो आई होप अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग 1 लिए हैं तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 जूल हो जाएगा इसका नया गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर 0.75 आया ना, तो 0.75 तो यहाँ पर आ गया। अब पहले कितना था, 1 जूल, पहले कितना था 1 जूल, अब नया कितना बन गया 0.75 जूल। तो दोनों में अगर लॉस का अगर बात करेंगे तो 0.25 जूल जो है वो लॉस हो गया। यानी अगर हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो देखिए इसका आंसर या तो ये वाला होगा, वो तो यहाँ पर स्पीड नहीं दिया था इसलिए हम 1 लेके चले, या तो ये वाला होगा या तो ये हो सकता है, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है कि उसका स्पीड अब कितना हुआ, ठीक है, उसका स्पीड कितना हुआ, उस हिसाब से ये अभी फिलहाल ये ऑप्शन बिल्कुल डेटा मिसिंग है। इसका क्वेश्चन का क्या है, डेटा मिसिंग है, डेटा मिसिंग है, इस क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, होता है ऐसे टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही, तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो देखिए ke के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ mv², तो ये हो गया आपका हाफ, m का वैल्यू कितना हो गया 15 और v का वैल्यू हो गया 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो गया 15 और ये 49। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 49 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 45 हो गया, ये 20 4 24 हो गया, ठीक है, ये 9 हो गया और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 13 का 3 हो गया और ये 6 1 7 हो गया, यानी ये हो गया 7 3 5 और इसको 2 से भाग करेंगे
7, 3, 5 को अगर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 बार में 6 हो जाएगा, 1 और फिर 6 और फिर यहाँ 12 और 1 और 5 और ये हो जाएगा 7 और ये 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये हो जाएगा ये। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये बिल्कुल सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा 6 मीटर पर सेकंड होगा, 6 मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ भी गलत है, 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो बहुत सिंपल है, गतिज ऊर्जा का फिर फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ mv²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा और v यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? और नीचे 2 है तो ये हो जाएगा इतना बाई 2, यानी ये हो गया 180 जूल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा। तो यहाँ पर भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, के ई के लिए हाफ mv²। ठीक है, तो ये हो गया हाफ, m के जगह 20 kg लिखेंगे और v के जगह 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 10 हो गया, तो 10 इंटू 100 तो ये हो गया 1000 जूल हो गया। यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ये तो होगा ही नहीं, पास्कल है, तो ये भी होगा ही नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी वही है कि 20 केजी हथौड़ा द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। देखिए ये जो आपका विभव ऊर्जा जो बोला जा रहा है, विभव ऊर्जा, इसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसका दूसरा नाम है स्थितिज ऊर्जा और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? mgh। इसमें से यहाँ पर कोई वस्तु है, आप इसको h हाइट तक उठाते हो तो इसके पास जो ऊर्जा संचित रहता है स्थितिज ऊर्जा, उसी को हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो h हो गया यहाँ से धरती से इसका ऊंचाई हो गया, पृथ्वी के सरफेस से ऊंचाई हो गया। g का वैल्यू क्या होता है? g का वैल्यू जो है 10 होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और m तो जानते हो इसका द्रव्यमान होता है। तो बोल रहा है 20 केजी के हथौड़ा द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। उसको कितना तक बढ़ाया जाता है? 10 मीटर के ऊंचाई तक। तो देखो इसका ऑप्शन में ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये पास्कल है, ये भी होगा नहीं, ठीक है, और ये भी नहीं होगा। तो अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे mgh तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर m का वैल्यू 20 है, g का वैल्यू 10 लेंगे, h का वैल्यू 10 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2000 जूल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु में निहित ऊर्जा कितनी होगी? देखिए फिर से वही है, सिंपल क्वेश्चन है कि हाफ mv², तो ये हो गया हाफ, m का वैल्यू 13 और ये 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ 13 गुने 25 हो जाएगा, तो 13 पच्चे 65 और 13 दूने 26, तो ये इतना हो जाएगा। और इसको 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 162.5 जूल हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से साथ चलती है, तो उसकी गति ऊर्जा। आप तो इतना स्पीड बनने लगेगा, अब बहुत स्पीड बनेगा mv²। ठीक, तो ये हो गया आपका 20 हो गया और ये 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 गुने 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 250 जूल। इसका आंसर ये हो। देखिए इसमें भी क्या होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट ही नहीं है उसका। नेक्स्ट, 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाले एक वस्तु में
120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान, इस बार क्या दिया है, गतिशील ऊर्जा दे दिया है, यानी ये जो हाफ mv² होता है किसके बराबर, ke के बराबर, तो इसमें इस बार 120 जूल दे दिया है। ये हो गया, m निकालना है, इस बार 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 120 गुने 2, और ये हो गया m, और ये कितना हो गया आपका 16, ये कितना हो गया 16, ठीक है, ये हो गया आपका 16, तो ये इसको कटेगा, ये हो गया आपका 8, और ये 2 कटा, और ये इसको कटेगा 15 8 120, तो ये 15 हो जाएगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा 15 kg, यानी इसका आंसर है 15 kg। देखिए ऑप्शन, देखिए इसका न्यूटन दिया है, पास्कल दिया है, क्या क्या दे दिया है, ठीक है, आपको सिर्फ ऑप्शन देखना है, ऐसे ही सब शॉर्ट में बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 kg की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की वेग बढ़ाने में किया गया कार्य। देखिए वेग कितना बढ़ाया जा रहा है, देखिए अभी हम बताएं ना, कार्य ऊर्जा परिमेय, कार्य ऊर्जा परिमेय, ये क्या किया गया कार्य जो होगा, किया गया कार्य बराबर, अभी हम बताएं ना, हाफ v² माइनस हाफ mu²। तो इसका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माने प्रारंभिक वेग लेंगे, हाफ, द्रव्यमान कितना है 800, और ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस हाफ 800, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये कॉमन आ जाएगा 800, यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर, तो ये 400 हो जाएगा, और यहाँ 100 और माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा 400 गुने 75, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 और 2 0, तो 30,000 जूल हो जाएगा, यानी 30,000 जूल को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में, तो 30,000 को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 30 किलो जूल हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये ए।